तो अब हम बात करेंगे यार दो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, जिसमें एक जीएसटी काउंसिल है जो कि अभी जीएसटी 2.0 जो लाया है वो जीएसटी काउंसिल नहीं लाया है, और एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। दिस बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अभी तक हमने जो देखे हैं, लाइक फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, है ना, दिस आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये दोनों। तो सबसे पहले तो हम बात करें इनके फंक्शंस की, तो इनका फंक्शन क्या है। तो जीएसटी काउंसिल क्या करता है भाई, एक तरह से ये कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट में हेल्प करता है, जाकि स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चले, है ना, जीएसटी का इन द कंट्री। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट for smooth and efficient administration of GST in the country। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये जो है, इसका काम क्या है भाई, इसका फंक्शन क्या है, ये इवेलुएट करता है, ठीक है, किसके वर्किंग को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स हैं जो कि बैकवर्ड क्लासेस को दिए जाते हैं, है ना, उसको यहाँ पे ये इवेलुएट करता है। एंड जो भी स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होते हैं उसके ऊपर इंक्वायरी हो रहा है कि नहीं, उसको ये देखता है यार। सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसका मेन काम क्या है, मेन फंक्शन इज द इवेल्युएटिंग द वर्क ना, the working of constitutional and legal safeguards available to backward classes and inquire into स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, ठीक है ना। अगर हम बात करें इनके साथ कौन कौन सा आर्टिकल, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होंगे यार, तो उसके साथ एक आर्टिकल इन्वॉल्व होगा। हाँ, तो आर्टिकल कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ पे, सो आर्टिकल नंबर 279A, ये किसके साथ डील करता है, ये जीएसटी काउंसिल के साथ डील करता है। एंड आर्टिकल 338B, इट डील्स विथ व्हाट, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एनसीबीसी भी बोलते हैं, उसके साथ डील करता है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, ना, खासकर तो आपको ये याद होना चाहिए, मतलब सब याद होना चाहिए भाई, तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी तक मैंने कहीं भी जोड़ नहीं दिया, बट हाँ ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अगर जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 279A, एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338B, है ना। और 338 को याद रखने का तरीका देखो, 338 जो है वो दिस आर, ये किसके साथ डील करता है, 338 जो है ना, ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, 338 जो है ना, वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड एससी, ये सब इनके साथ भी रिलेटेड है 338, ठीक है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट आते हैं, फिर शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं, फिर बैकवर्ड क्लासेस आते हैं, इस तरह से याद रखना, 338, फिर 338A, फिर 338B, इस प्रकार से आर्टिकल को याद रखना भाई। सो ये जो है प्रोटेक्शन जिनको मिल रहा है, माइनॉरिटीज टाइप के बोल सकते हो उनको, 338, ठीक है, 338A हो, 338 ओनली बोला जाएगा तो आपको समझना, नेशनल कमीशन फॉर पहले एसटीज बोलते हैं, फिर एससीज बोलते हैं, फिर हम बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। 38A इज फॉर एससीज, STs, 338 is for STs, 338A is for SCs and 338B is for National Commission for Backward Classes, ठीक है, इस तरह से याद रखना यार। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिशन की। कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन में जो जीएसटी काउंसिल है उसमें यूनियन में जो
मतलब वोट शेयर होता है ना यूनियन का, मतलब सेंटर का वो 33% होता है यार, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ये सब आता है, एंड रिवेन्यू प्लस स्टेट्स। तो जो यूनियन है जिसमें 33% वोट शेयर है, इसमें कौन कौन आ रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर प्लस फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, या फिर रिवेन्यू प्लस स्टेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कौन कौन आ रहा है? मिनिस्टर्स, जो कि जनरली फाइनेंस मिनिस्टर होता है, प्लस चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी, है ना, एक परमानेंट इनवाइटी होता है ये, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता यार। ठीक है, तो 3 मैन है, सेंट्रल स्टेट एंड चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी, ये 3 यहाँ पे हैं ना। कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 अदर मेंबर्स, टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स ना। अगर हम कंपोजिशन के बाद हम बात करें अपॉइंटमेंट की, तो जो जीएसटी काउंसिल है इसको कौन अपॉइंट करता है यार? मतलब कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? एक प्रकार से प्रेसिडेंट। एंड जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसको भी कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है ना, मतलब प्रेसिडेंट। constituted by president and constituted by president। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट के बाद टर्म की, तो जीएसटी काउंसिल जब जरूरत रहता है तब बनाता है, कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं रहता है भाई, अपना काम करके चला जाता है। एंड जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, तो जो कंडीशन है सर्विस या फिर टेन्योर का, इसको डिटरमाइन कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट। जनरली जो टर्म होता है ना, अभी जो टर्म है वो 3 साल का है। कंडीशंस ऑफ service and tenure are determined by president and currently the term is 3 years। इसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन में जीएसटी काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं उसको तो प्रेसिडेंट बताता है यार, इसमें कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं है। बट जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इट इज़ एक तरह से इस्टेब्लिश कैसे किया गया था कि स्टेट्यूटरी बॉडी के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। बट जो मंडल कमीशन का जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था भाई 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से।
established as statutory body in 1993 after Mandal case judgment by Supreme Court conferred with constitutional status in 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2018 में हुआ था। नाउ नेक्स्ट हम बात करें रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड सेकेंड टर्म या फिर रीअपॉइंटमेंट फर्दर, ये सब जो है इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन ये इम्पोर्टेंट है क्या, मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री कौन से के अंदर आता है भाई, ये जो पहला नंबर है मिनिस्ट्री के अंदर, पहला नंबर जो है जीएसटी काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। एंड जो जीएसटी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एडिशनल नोट्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर हम बात करें, सो जो जीएसटी काउंसिल है, चेयरपर्सन जो होते हैं वो कौन होता है भाई, जनरली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन इसको चूज किया जाता है, इट इज चूजन अमॉन्ग द मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट। एंड जो डिसीजन मेकिंग है ना भाई, वो 3/4 मेजोरिटी ऑफ दी वोट्स से लिया जाता है। डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन 3/4 मेजोरिटी ऑफ weighted votes of members present एंड वोटिंग। तो कम से कम कोरम कितना होना चाहिए भाई, डिस्कशन होने के लिए कोरम कितना होना चाहिए, 50% लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है, तब जाके कोरम होगा और तब जाके यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो सकती है। और 50% लोगों में से 3/4 मेजोरिटी का प्रेजेंट वोटिंग डिसीजन में वोट कर देती है, तो वो एक तरह से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, वहाँ से वो डिसीजन आगे हो सकता है ना। अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में, तो इसमें एक एनुअल रिपोर्ट जो है कमीशन इसको प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को, और जो कि इसको पार्लियामेंट के सामने रखता है एंड वो गवर्नर्स को दे देता है भाई, स्टेट लेजिस्लेचर का, विथ मेमोरेंडम की क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं और क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। रिकमेंडेशन एक्सप्लेन करता है द रीजन, कोई जो नॉन एक्सेप्टेंस है या फिर पर्टिकुलर केसेस में जो इंक्वायरी थी, है ना, तो वो सबको यहाँ पे ये प्रेजेंट करता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ कमीशन को, कौन, प्रेसिडेंट।
सो जो एनुअल रिपोर्ट है ऑफ कमीशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट who place it before the पार्लियामेंट एंड इसको फॉरवर्ड किसको करती है, फॉरवर्ड किसको करते हैं ये, फॉरवर्ड इट टू द गवर्नर, गवर्नर्स हु प्लेस इट before the state legislature with memorandum explaining actions taken on the recommendation and explaining the reasons for any cases of non-acceptance. Explaining the reasons for any cases of नॉन एक्सेप्टेंस या फिर वेल एंड कैरिंग इनटू एनी स्पेसिफिक केस, कमीशन का पावर जो कि सिमिलर हो सिविल कोर्ट्स के या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का कुछ कंसल्ट करना जरूरी है भाई मेजर पॉलिसी मैटर्स में अफेक्टिंग बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पे मैटर क्या होता है, जो एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, उसको किसके सामने रखा जाता है, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है एनसीबीसी जो रिपोर्ट लिया है उसको कहाँ रखा जाता है, प्रेसिडेंट को दिया जाता है। एंड ये जो प्रेसिडेंट है उसको पार्लियामेंट में रखती है, यानी पार्लियामेंट के बाद ये गवर्नर के पास जाता है, एंड गवर्नर इसको स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है यार, ठीक है। नॉन एक्सेप्टेंस का कोई यहाँ पे रीजंस है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। एंड वाइल enquiring into specific case, कोई कमीशन has power similar to that of a civil court, है ना, या फिर कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है मस्ट कंसल्ट करना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। ये अलग मैटर, ठीक है, इसको यहाँ पे इसको कॉमा डाल के नहीं करते, इसको अलग ऐसे लिखते हैं कि ये अलग चीजें है ना यार, अलग पावर है ये। तो ये हमने देखा पहला वाला पार्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था कि जो कमीशन है जब वो इंक्वायर करता है कोई स्पेसिफिक केस में तो उसका सिविल कोर्ट का पावर होता है यार, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो व्हाइल इंक्वायरिंग इनटू स्पेसिफिक केस कमीशन हैज पावर्स similar to that of a civil court। और क्या इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं जो कि बैकवर्ड क्लासेस को अफेक्ट कर रहा है तो इसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है भाई। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट consult the commission on all major policy matters
अफेक्टिंग द बैकवर्ड क्लासेस। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, जीएसटी काउंसिल्स की, उसके फंक्शंस की, दोनों कौन से आर्टिकल्स के साथ रिलेटेड हैं। कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट देखा, टर्म देखा, क्वालिफिकेशन किस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो जीएसटी काउंसिल इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल नोट्स की बात की, कोरम कितना % होना चाहिए भाई, 50%, 3/4 मेजोरिटी होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे वोट लिया जा सकता है। ये सब इम्पोर्टेंट है यार। एक सिविल कोर्ट का पावर होता है जब वो पॉलिसी डिसीजन ले रहा है तो। एंड मस्ट कंसल्ट यार, जब कोई भी नेशनल कमीशन मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन ले जा रहे हैं तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जनरली जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस उसका टर्म 3 ईयर्स के लिए होता है। एंड ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट 338 एंड 279A, 338B विथ NCBC ना, नॉट A।